हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयाग बोध में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम को समझेंगे। भारत में पार्टी सिस्टम का किस प्रकार उद्भव हुआ और किस प्रकार इसका विकास हुआ, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। पार्टीज हैव बिकम ए पॉपुलर एजेंसी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एक जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है उसमें पार्टी का फंक्शन एक महत्वपूर्ण रूप में कार्य होता है। ये पॉपुलर एजेंसी कही जाती है पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं। जैसा कि मैकाइवर कहते हैं कि इट इज एन एजेंसी बाय विच पब्लिक ओपिनियन इज ट्रांसलेटेड इनटू पब्लिक पॉलिसी। यानी पॉलिटिकल पार्टी एक प्रकार की ऐसी एजेंसी है जिसमें जो जनता की ओपिनियन होती है, पब्लिक ओपिनियन होती है, उसको हम लोग पॉलिसी के रूप में चेंज करते हैं। यानी जो जनता का ओपिनियन होता है उसको पॉलिसी बनाने का जो काम किया जाता है, इन पॉलिटिकल पार्टीज के मदद से ही, इन पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर के द्वारा ही वो पब्लिक पॉलिसी बनती है। एज ए रिप्रेजेंटेटिव एंड मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसी, इंडिया जैसा कि मालूम है कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसी है। कई सारे यहाँ पर कई तरह के धर्म हैं, कई प्रकार के एजेंसी हैं जो डेमोक्रेसी के भाव में कार्य करती हैं। तो वो ये सब जो है तो इंडियन पार्टी सिस्टम को सेव की है। और इस प्रकार इंडियन पार्टी सिस्टम को यदि सेव करने में देखा जाए तो कई सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला है नेशनल मूवमेंट्स का है। जो इंडियन पार्टी सिस्टम है डेवलप हुई है उसमें नेशनल मूवमेंट का एक योगदान रहा है। यानी नेशनल मूवमेंट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पार्टी सिस्टम के डेवलपमेंट में। साथ ही साथ कल्चरल जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, उसने भी इंडिया में पार्टी का जो विकास हुआ है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा जो आइडियोलॉजी है, जो इंडियन इंडिपेंडेंस की आइडियोलॉजी रही हो या जैसे महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी रही है, उन सब पर भी देखा जाए तो उन सब का असर इंडिया की पार्टी सिस्टम के या पार्टी के डेवलपमेंट में योगदान रहा है। इसके अलावा जो लीडरशिप का रोल रहा है, लीडरशिप ने भी इंडियन पार्टी सिस्टम को बहुत हद तक प्रभावित किया है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का लीडरशिप रहा हो, इंदिरा गांधी का लीडरशिप रहा हो, या मोरारजी देसाई का लीडरशिप, या वर्तमान में नरेंद्र मोदी का लीडरशिप। तो ये सब लीडरशिप ने भी इंडियन पार्टी सिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट फीचर है वो नेचर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी इंडिया में किस प्रकार के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, किस प्रकार वो कार्य करते हैं, उन्होंने भी इंडिया में जो पार्टी सिस्टम है उसके बनने और उसके तरीके में बहुत ही योगदान दिया है। अब यदि हम लोग पार्टी सिस्टम के विकास के फेज में बांटना चाहें तो इसको 6 फेज में बांटा जा सकता है। पहला है पार्टी सिस्टम एंड फ्रीडम मूवमेंट, यानी 1920 से 1947, यानी इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में पार्टी सिस्टम का विकास किस प्रकार हुआ है उस फेज में बांटा जा सकता है। दूसरा जो फेज कहा जाता है वो वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहा जाता है, या इसको कांग्रेस सिस्टम भी कहते हैं, जो 1952 से 1969 के बीच रहा है। थर्ड फेज यदि देखा जाए तो थर्ड फेज को हम लोग कांग्रेस डोमिनेंस या डिसेंट पीरियड भी कहा जा सकता है, जो 1971 से 1977 इंदिरा गांधी के पीरियड के दौरान रहा है। फोर्थ जो फेज कहा जाता है वो है ग्रोइंग डिफरेंशिएशन बिटवीन द नेशनल पार्टीज एंड पार्टी स्टेट सिस्टम इन स्टेट्स। जो नेशनल पार्टी सिस्टम था और स्टेट में पार्टी सिस्टम था, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस, किस प्रकार से परिवर्तन आया है, वो 1980s का दौर जो हो तो इस रूप में जाना जाता है। फिफ्थ जो फेज है वो फ्रेगमेंटेड मल्टी पार्टी सिस्टम के रूप में जाना जाता है, जो 1989 से 2014 के बीच रहा है, जिसमें कई सारी कोएलिशन पार्टीज बनी हैं। और सिक्स्थ फेज जो है वो सेकंड डोमिनेंट पार्टी सिस्टम के रूप में जाना जाता है, जो 2014 के बाद से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पार्टी सिस्टम एंड फ्रीडम मूवमेंट, जो 1920 से 1947 के बीच इस पीरियड को बांधते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडियन पार्टी सिस्टम डेवलप हुई है, विकास हुआ है। तो उसमें जो सबसे पहले आता है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस आता है, जिसका इटेब्लिशमेंट होता है 1885 में। और ये एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म थी जहां लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता था, लोगों के लिए एक प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य किया जाता था। यानी इंडियन नेशनल पार्टी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में आई थी। उसमें ब्रिटिश जो शासन चल रहा था इंडिया में उसके विरोध में जो है तो प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जो बनी थी। इसके अलावा जो पार्टीज बनी है उसमें है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो 1925 में बनी। अकाली दल 1920 में बना। हिंदू महासभा बना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में। और मुस्लिम लीग बनी।
तो ये सारी पार्टियाँ जो है तो बनी। इसके अलावा जो है तो अगर हम लोग देखें तो ये इस समय 1951 में माइनर विनर ने इनको 4 भागों में बाँटा था। इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडियन पार्टी सिस्टम है 4 मुख्य ग्रुप से बाँटा था। जो पहला है वन ग्रुप था जो मोर और लेस एक्सेप्टेड द बेसिक डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक डेमोक्रेटिक और सेकुलर जो प्रोविजन थे वो उनको जो है तो माना। यानी वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उसको माना। और ये ग्रुप थे कौन-कौन से? कांग्रेस पार्टी हो गई, सोशलिस्ट पार्टी हो गई, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ये सब पार्टियों ने जो है तो डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट को अपने पार्टी का बेसिस माना। सेकंड जो ग्रुप था, सेकंड ग्रुप उसने रिजेक्ट कर दिया वेस्टर्न टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को और उसके स्थान पे क्या एडवोकेट किया? इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडल बेस्ड ऑन द सोवियत एंड चाइनीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। यानी कि उन्होंने जो सोवियत यूनियन और चाइना का मॉडल था उस मॉडल को अपनाने की कोशिश की। इनमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी इन दिस ग्रुप। यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी वो इस प्रकार की विचारधारा को, इस आइडियोलॉजी को मानने वाली पार्टी थी। यानी जो सोवियत मॉडल और चाइनीज मॉडल को, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल को एक्सेप्ट करना चाहते थे। एक थर्ड ग्रुप था जो रिजेक्ट करता था, जो एग्जिस्टिंग स्टेट था उसमें उसको रिजेक्ट करता था और उसके स्थान पे बल्कि इंडियन ट्रेडिशन जो था उसके आधार पे उस पार्टी सिस्टम को बढ़ाना चाहता था। पार्टी सिस्टम को, उसकी विचारधारा इंडियन ट्रेडिशन पे थी और उससे इंस्पायर थे। इस प्रकार की जो पार्टी थी वो जनसंघ पार्टी थी या हिंदू महासभा थी। जनसंघ पार्टी और हिंदू महासभा इस प्रकार की जो पार्टियां थी ये इंडियन ट्रेडिशन से इंस्पायर होके अपनी पार्टी को बनाया था और उसके अनुसार, उनके ट्रेडिशन के अनुसार कार्य करना चाहते थे। फोर्थ ग्रुप जो था इंडियन पार्टी सिस्टम का वो इन सबसे अलग था। वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क से भी अलग, डिफरेंट चलना चाहता था और ये मेनली प्राइमरी कंसर्न जो था ये प्रोविंशियल या कम्युनल इंटरेस्ट के आधार पे पार्टी बनाना चाहता था या पार्टी शासन करना चाहता था। यानी प्रोविंशियल और कम्युनलिस्ट, जैसे सिख का अकाली दल था, झारखंड पार्टी हो गई, इस प्रकार जो या प्रोविंस बेस्ड थी या किसी कम्युनल इंटरेस्ट के आधार पे पार्टियां बनाई गई थी। तो माइनर विनर ने इन 4 ग्रुप में पॉलिटिकल पार्टीज को बांटा था इंडिपेंडेंस से पहले 1951 में। इसके बाद जो हमारा आता है अगला जो पार्टी सिस्टम आता है, फेज आता है, वो है वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, जिसको कांग्रेस सिस्टम भी कहा जाता है। 1959 से 1952 से 1969 के बीच का पीरियड है। इसको रजनी कोठारी जो है उन्होंने इस फेज को कहा है कांग्रेस सिस्टम। तो रजनी कोठारी इस फेज को क्या कहते हैं? कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। रजनी कोठारी डिस्क्राइब द रूलिंग कांग्रेस पार्टी एज अ पार्टी ऑफ कंसेंसस एंड अपोजिशन पार्टी को पार्टीज ऑफ प्रेशर के रूप में ये बताते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पार्टी ऑफ कंसेंसस है और जबकि जो अपोजिशन में पार्टी है उसको पार्टीज ऑफ प्रेशर के रूप में वो मानते हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बनी थी 1925 में, वो 1964 में स्प्लिट होके 2 भागों में बन जाती है। एक होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो ये जो एक प्रोमिनेंट पार्टी थी कांग्रेस के अलावा वो 2 भागों में बँट जाती है, लेकिन तो भी ये एक इम्पॉर्टेंट फोर्स के रूप में इंडियन पॉलिटिक्स में काम करती है ये पार्टियाँ। इसके अलावा 1951 में जो जनसंघ बना था, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है, जो इंडियन ट्रेडिशन के बेस पे आधारित थी। इसके अलावा स्वतंत्र पार्टी थी 1951 में। ये जो फर्स्ट पार्टी ऐसी थी जो उसमें की जो डेवलपमेंट प्रोसेस थे, प्लानिंग थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल था या डेवलपमेंटल कंसेंसस था कांग्रेस सिस्टम का, उसका जो तो अपोज करती है, उसको चैलेंज करती है। लेकिन ये पार्टी भी 1951 बनने के बाद 1975 में मर्ज हो जाती है लोक दल के साथ। तो इस प्रकार यदि हम देखें ये जो 2 डेकेड थे 1947 से 1967 के आसपास का लगभग, उसको डिस्क्राइब किया जाता है वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। यानी कांग्रेस का पार्टी सिस्टम का डोमिनेशन उस समय चल रहा था। इसके अलावा जो थर्ड फेज आता है उसको कांग्रेस डोमिनेंस या डिसेंट सिस्टम कहा जाता है और ये कांग्रेस का डिवेकल होता है 1967 में, जिसमें जो है तो 1969 आते-आते जो है तो ये पार्टी 2 भागों में बँट जाती है। इसमें जो पार्टी प्रेसिडेंट उस समय के कांग्रेस के थे एन नजलिंगप्पा, वो जो है तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर कर देते हैं क्योंकि वो पर्सनालिटी कल्ट को जो है तो फोस्टरिंग कर रही थी,
बढ़ावा दे रही थी। इस कारण जो है तो इंदिरा गांधी को बाहर कर देते हैं और कांग्रेस जो है तो दो भागों में बट जाती है। एक बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस ओ कहा जाता है, या इसको सिंडिकेट या ओल्ड कांग्रेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पुराने मेंबर थे, ओल्ड कांग्रेस के मेंबर थे, कांग्रेस के सीनियर मेंबर थे, वो इस पार्टी में, इस संगठन में जाते हैं, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ में। इसके अलावा जो दूसरा भाग बनता है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट बनता है, या कांग्रेस आर या इंडिकेटिव ग्रुप या न्यू कांग्रेस कहते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी जो है तो इसको फॉर्म करती है। तो सिंडिकेट का मतलब होता है कांग्रेस के सीनियर मेंबर। इंदिरा गांधी के लिए इस समय फेमस जो तो फ्रेज कहा गया गूंगी गुड़िया या गूंगी गुड़िया, डम्ब डॉल, जो ये निक नेम किन्होंने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को दिया था। इसके अलावा जो 1971 का इलेक्टोरल सक्सेस होता है, इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिलता है, मास सपोर्ट मिलता है, और इसके कारण जो है तो इंदिरा गांधी जो है तो एक डायरेक्ट मास कांटेक्ट पीपल से इटैब्लिश करती है। इसके बाद इंदिरा गांधी की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन हो जाता है पावर का, और पॉपुलिस्ट मास मोबिलाइजेशन जो है तो होता है। तो इस समय बहुत सारे मूवमेंट चलते हैं इंदिरा गांधी के खिलाफ, जो सेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, जिसमें बहुत सारे मूवमेंट, इनमें से प्रमुख हैं नवनिर्माण मूवमेंट गुजरात का, जिसको लीड करते हैं मोरारजी देसाई। इसके अलावा जेपी मूवमेंट चलता है। ऑल इंडिया रेलवे वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया था 1974 में, जो इंडियन रेलवे सिस्टम को क्या कर देता है, इंडियन रेलवे सिस्टम को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है, और इस प्रकार के जो इंटरनल डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, इसकी वजह से 1975 में इंदिरा गांधी जो है तो इमरजेंसी लगा देती है। कब लगाती हैं, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बेंच, लखनऊ हाई कोर्ट ने जो है तो मिस्टर इंदिरा गांधी को जो है तो इलेक्टोरल प्रैक्टिस के कारण उनको अनसीटेड कर देते हैं 1971 इलेक्शन में। इसके अलावा 1977 में इलेक्शन होता है, जब इमरजेंसी समाप्त होती है, पुनः इलेक्शन होता है 1977 में, तो कई सारी पार्टी मिलकर जनता पार्टी बनाती है, जिसको लीड करते हैं मोरारजी देसाई एज ए प्राइम मिनिस्टर जनता पार्टी में, और एक कोएलिशन गवर्नमेंट 1977 में देखने को मिलती है। लेकिन यह पार्टी बहुत समय तक नहीं चल पाती। ये इसमें जल्दी ही जो पार्टी के प्रमुख नेता होते हैं, 3 लीडर हैं, मोरारजी देसाई कांग्रेस ओ के ऑर्गेनाइजेशन के, चरण सिंह बीएलडी के, और जगजीवन राम आप कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के पार्टी के जो सदस्य होते हैं, इनमें आपस में मतभेद हो जाता है। इसके कारण ये पार्टी जल्द ही जनता पार्टी स्प्लिट हो जाती है 1980 में, और कई भागों में बंटकर देखी जाती है, जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल और स्वतंत्र समता पार्टी बिहार में बनती है, बीजू जनता दल उड़ीसा में बनता है, समाजवादी पार्टी यूपी में बनता है, और जनता दल सेकुलर जो है तो कर्नाटका में बनता दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो है तो कांग्रेस का डोमिनेंस और डिसेंट देखा जाता है 1980 के पीरियड में। अब इसके बाद इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज भी देखा जाता है 1980 से 1989 के बीच। बहुत सारे रीजनल मूवमेंट इस समय शुरू होते हैं, जो इसमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट मुख्य रूप से प्रमुख होते हैं, जो आसाम, पंजाब और कश्मीर में देखने को मिलता है। Under the pressure from these developments, underscored by the emergence of new regional national parties like जो बहुत सारी रीजनल पार्टीज जो तो इस समय डेवलप होती है, जैसे असम गण परिषद होता है, तेलुगु देशम हो गया, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, पंजाब में अकाली दल हो गया, तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके, ये सारी रीजनल पार्टी इस दौर में उभर के आती हुई दिखाई देती हैं। अब क्या ऐसा कारण था कि इस दौर में जो तो बहुत सारी कई सारी रीजनल पार्टी जो तो इमर्ज हो रही थी। पहली बात तो थी कि जो नेशनल पार्टीज थी, वो सही तरीके से ये जो नए इकोनॉमिक क्लास, नए सोशियो इकोनॉमिक क्लास जो उभर रहा था समाज में, उनको सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण रीजनल और रीजनल पार्टीज को उभरने में जो तो मदद मिलती है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिस्ट फार्मिस्ट और रीजनल इलीट जो उत्पन्न हो रहे थे उस समय, उन्होंने भी रीजनल पार्टीज के उदय होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन थे लोगों के, डिफरेंट पीजेंट कम्युनिटीज के, वो भी उभर के आते हैं, जो रीजनल पार्टी के उदय होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कई सारे अन्य फोर्सेस भी हैं, जैसे इथनिक हो गया, कल्चर, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कास्ट ग्रुप, ये सब भी फोर्सेस जो तो इंडिया में नए या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को अधिक पावर देने में या उभरने में मदद करते हैं। जिसमें से एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बीएसपी रिप्रेजेंट करती है दलित कम्युनिटी के इंटरेस्ट को, साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी है वो यादव के इंटरेस्ट को
रिप्रेजेंट करते हैं। जिस प्रकार ये सब पार्टी एक विशेष कास्ट ग्रुप या किसी वर्ग को रिप्रेजेंट करके एक रीजनल फोर्स के रूप में नेशनल पार्टी के रूप नेशनल लेवल में उभर कर आते हैं रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टी जो होते चैंपियन है लोकल डिमांड्स, जो लोकल डिमांड होते हैं उनको सही तरीके से ये रख पाते हैं। जैसे स्टेटहुड की डिमांड करते हैं, डिमांड फॉर स्टेटहुड आल्सो कंट्रीब्यूट राइज ऑफ रीजनल पार्टी। जैसे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा वेस्ट बंगाल में, टीआरएस इन आंध्र प्रदेश, जेएमएम इन बिहार, यूकेडी, ये सारी जो है तो ग्रुप जो है तो रीजनल स्टेटहुड पार्टी की स्टेट की डिमांड करके एक रीजनल पार्टी के रूप में आती हैं। साथ ही साथ डिमांड फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन फेडरेशन हैज लेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ रीजनल पार्टीज एंड ग्रुप। यानी जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देने की बात करें, जो फेडरेशन में स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए, स्वायत्तता दी जाए कार्य करने के लिए। इस डिमांड के साथ जो है तो बहुत सारे रीजनल पार्टीज आगे आती हैं। इनमें अगर प्रमुख देखा जाए तो एन टी रामाराव हैं, और तेलुगु देशम पार्टी के एंड हिज तेलुगु देशम पार्टी जो है तो वो ग्रेटर सेंट्रल स्टेट रिलेशन में एक ग्रेटर रीस्ट्रक्चरिंग की बात करती है कि ज़्यादा पावर स्टेट को दिया जाए, और अपोजिशन टू हाईली सेंट्रलाइज नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। और उस समय जो हाईली सेंट्रलाइज इंडियन फेडरेशन था उसको फ्रेगमेंटेड करने की बात करते हैं, यानी मोर ऑटोनॉमी फॉर स्टेट्स की बात की जाती है। फिर जो फिफ्थ फेज आता है वो फ्रेगमेंटेड मल्टी पार्टी सिस्टम का आता है, जो 1989 से 2014 के बीच रहता है। और इस पीरियड में देखा जाता है कई सारी कोएलिशन गवर्नमेंट बनती हैं। तो पीरियड विटनेस द ब्रॉड बेस्ड शेयरिंग ऑफ नेशनल पार्टीज एंड स्ट्रॉन्गर रीजनल पार्टीज। यानी नेशनल पार्टीज भी जो हैं वो रीजनल पार्टी के साथ मिल करके पावर शेयर करती हैं। रीजनल पार्टी को अब गवर्नमेंट बनाने में रीजनल पार्टी का एक अहम योगदान बढ़ता जाता है इस पीरियड में देखा जाए तो। इसमें थ्री मेजर जो नेशनल पार्टी थी, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कई सारे अन्य लीडर्स के साथ या रीजनल पार्टीज के साथ मिल करके अलायंस बनाकर जो है तो गवर्नमेंट बनाते हैं। जैसे यूनाइटेड फ्रंट हो गया, एनडीए हो गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, साथ ही साथ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, ये सभी कोएलिशन गवर्नमेंट के साथ कार्य करती हैं 1989 के बाद से 2014 तक। From unstable coalition to stable multi-party coalition, three coalition completed their 5-year tenure with the same regional parties being partner with different। यानी वही रीजनल पार्टी अलग अलग ग्रुप के साथ जा करके 5 साल तक शासन करती हैं, जो एनडीए, यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार बनती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है, बीजेपी का राइज होता है एक पार्टी के रूप में, कोएलिशन के रूप में। और मुख्य रूप से ये राइज क्यों होता है, हिंदू पॉलिटिक्स जो अपनाते हैं, हिंदू आइडेंटिटी को अपनाते हैं, जिसमें राम मंदिर मूवमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओलिवर हेल्थ जो है तो कैटेगराइज करते हैं बीजेपी को, जो जिस प्रकार के बीजेपी का उदय हुआ है तो 3 भागों में वो बांटते हैं, 3 प्रकार के स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। एक स्टेट कहते हैं जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्टेट कहते हैं। प्राइमरी स्टेट्स कौन कौन से थे? प्राइमरी स्टेट वो स्टेट थे जो जनसंघ के समय जो है तो जनसंघ ने वहां पर अपनी पार्टी को फैलाया था, या जनसंघ के समय वहां पर वो विचारधारा फैली थी 1950s और 1960s के समय। इसमें प्रमुख थे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी और हिमाचल प्रदेश। सेकेंडरी स्टेट जो आता है वो स्टेट्स आते हैं जो जनसंघ और उसके बाद बीजेपी ने जो है तो वहाँ अपना प्रेजेंस जो है तो इस्टेब्लिश किया 1988 के पहले तक, जिसमें कर्नाटका, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, पंजाब और हरियाणा आते हैं। इसके अलावा टर्सरी स्टेट वो स्टेट्स हैं जो बीजेपी 1980 के बाद जो है तो वहाँ धीरे धीरे अपने पैर पसारे, जिसमें है केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये सारे स्टेट आते हैं। अब आता है सिक्स जो फेज आता है वो सेकंड डोमिनेंट पार्टी सिस्टम का आता है, जो 2014 के बाद देखा जाता है। इसमें रैपिड पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ बीजेपी जो होता है और एक नई पार्टी के रूप में उभर के आती है, और एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ बनकर आती है, नए सोशल बेस के साथ। और इसको अब अभी भी अलायंस के साथ यानी एनडीए के रूप में ही अन्य रीजनल पार्टीज के साथ सरकार बनाती है, लेकिन इसको क्लियर मेजॉरिटी मिलती है। द बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन सोर्स अलॉन्ग द करिस्मेटिक लीडरशिप एट द टॉप आउटवेट द इट्स कंपटीटर। यानी जो करिस्मेटिक लीडरशिप है नरेंद्र मोदी सरकार की, वो उसने जो अन्य कंपटीटर हैं उनको पूरी तरह से
बाहर कर दिया। वन ऑफ द पॉसिबल रीजन फॉर स्विफ्ट राइज ऑफ बीजेपी इन द नेशनल एरिना इज फ्रेगमेंटेड एंड आइडियोलॉजिकल डिसअरे ऑफ द अपोजिशन, यानी एक संगठित अपोजिशन न होने के कारण जो इस समय वर्तमान सरकार है उसको आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। A steady expansion of middle classes creating the ground for new political aspirations, और मिडिल क्लासेस जिस प्रकार से बढ़ के आए और एक नया पॉलिटिकल एस्पिरेशन को जो है तो जन्म देता है। बिकॉज द बीजेपी अंडर मोदी हैज सक्सीडेड इन ट्रांसफॉर्मिंग द पॉलिटिकल बेस ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन, डिसरप्ट कास्ट and communities based political alignment, expanded its social base for supports and set the ideological agenda for the country. The current political system can be indeed as accurately described बीजेपी डोमिनेट सिस्टम, यानी जो वर्तमान जो डोमिनेट सिस्टम जो सिस्टम है उसको बीजेपी डोमिनेट सिस्टम के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने कई तरह के विचारधारा को नए विचारधारा को जन्म दिया, नया सोशल बेस और सपोर्ट जो है तो इन्होंने अपना इकट्ठा किया, जो जिसकी वजह से ये एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के रूप में मेजर पार्टी या डोमिनेंट पार्टी के रूप में उभर कर आई है 2014 के बाद। तो धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।